हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है कि डिफरेंट माइनिंग एग्जामिनेशंस में वाइवा, एक्चुअली खास करके वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है कि वाई परमिटेड एक्सप्लोसिव ओनली यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव क्यों यूज किया जाता है, दूसरा कोई एक्सप्लोसिव क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है कि परमिटेड एक्सप्लोसिव जो डीजीएमएस द्वारा परमिट किया जाता है उसमें एक स्पेशल केमिकल्स यूज किया जाता है जो कोई अगर ब्लास्टिंग का टाइम में स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ, तो वो स्पार्क बाहर में जाके कोई डेंजरस ऑकरेंस क्रिएट ना करे, बाहर में एक्सप्लोजन क्रिएट ना करे। तो उसके लिए स्पेशल केमिकल्स जो यूज करता है उसको प्रिवेंट करता है, स्पार्क को प्रिवेंट कर देता है। तो बाहर में कोई एक्सप्लोजन और कोई गैस एक्सप्लोजन या डस्ट एक्सप्लोजन से बचाने के लिए ये स्पेशल केमिकल्स यूज किया जाता है परमिटेड एक्सप्लोसिव का अंदर। तो यही कारण है परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करने का। Which chemicals is used in CO detector, carbon monoxide detector? What are the compositions of it? CO डिटेक्टर में कौन सा केमिकल्स यूज किया जाता है और इसका कॉम्पोजिशंस क्या है। चलिए देख लेते हैं। आंसर है हॉप्कालाइट केमिकल्स यूज किया जाता है CO डिटेक्टर में। और हॉप्कालाइट का जो कॉम्पोजिशंस है वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड सिलिका जेल। यही दो मेन कॉम्पोजिशंस है हॉप्कालाइट का, सिलिका जेल एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिंग्स एंड बर्डन। स्पेसिंग्स एंड बर्डन जो ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग किया जाता है उसके रिलेटेड दो टर्म है, बर्डन एंड स्पेसिंग। तो बर्डन क्या है? बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल्स टू द बेंच कॉर्नर, वेयर एज स्पेसिंग इज द डिस्टेंस ऑफ द होल्स इन ए रो। यानी जो बेंच कॉर्नर है वहाँ से जो फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्टिंग किया जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है ये है आपका ये है बर्डन, और दोनों होल का जो बीच का डिस्टेंस है वो है स्पेसिंग। तो यह है स्पेसिंग एंड बर्डन। व्हाट फैक्टर इज यूज टू मेजर द ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस। ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा फैक्टर यूज किया जाता है। तो आंसर है पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटर फैक्टर। ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस मेजर यही दो ही मेन फैक्टर से मेजर किया जाता है, पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिटोनेटर फैक्टर एंड पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर का मतलब क्या है और डिटोनेटर फैक्टर का मतलब क्या है। डिटोनेटर फैक्टर, जब डिटोनेटर यूज करके ब्लास्टिंग किया जाता है तो जो ब्लास्टेड मटेरियल्स मिलता है, ब्लास्टेड मटेरियल्स पार्ट डिटोनेटर का हिसाब से कितना मटेरियल्स मिला, कितना टन मटेरियल्स मिला, तो वो है डिटोनेटर फैक्टर। पाउडर फैक्टर है एक्सप्लोसिव जो यूज किया जाता है, तो पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव में कितना टन ब्लास्टेड ओर और ब्लास्टेड कोल और ब्लास्टेड मटेरियल मिला, वो है पाउडर फैक्टर। तो डिटोनेटर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ टन पर डिटोनेटर, और पाउडर फैक्टर पर कितना टन मटेरियल्स पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। तो यही दो मेन फैक्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोट्रोपल एंड एंटीट्रोपल वेंटिलेशन। होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल वेंटिलेशन ये मेनली एयर करंट, एयर फ्लो और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स, यही दो मेन डायरेक्शन का रिलेटेड है। अगर एयर फ्लो डायरेक्शन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है तो इसको होमोट्रोपल वेंटिलेशन कहता है। और एयर करंट और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन अगर अपोजिट, मान लीजिए एयर करंट इस डायरेक्शन में है और मिनरल फ्लो और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दैट केसेस इसको एंटीट्रोपल वेंटिलेशन कहता है। यानी होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल, होमोट्रोपल मीन्स सेम डायरेक्शन मिनरल फ्लो और एयर करंट, और एंटीट्रोपल मीन्स एयर करंट एंड मिनरल फ्लो आर अपोजिट डायरेक्शंस। डू यू नो सर्पैक एंड माइनिंग सॉफ्टवेयर, फॉर व्हाट पर्पसेस दिस सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्पैक एंड माइनिंग्स ये दोनों सॉफ्टवेयर मेनली यूज किया जाता है प्लानिंग एंड डिज़ाइन पर्पस के लिए। जो सीम एक्सट्रैक्शन का पहले कोई एक सीम का जो प्लानिंग किया जाता है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कौन सा मशीनरी यूज किया जाएगा, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा,
उसका बेंच हाइट कितना होगा। तो ये सब डिफरेंट फैक्टर्स को लेके जो एक सिम को डिज़ाइन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। तो यही सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके माइनेक्स और सर्पेक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करके यूज़ किया जाता है। तो सर्पेक्स मेनली मेटालिफरस डिपॉजिट के लिए यूज होता है और माइनेक्स स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट जैसा कोल डिपॉजिट के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम्स रेशियो? ग्राम्स रेशियो का मतलब क्या है, क्या समझता है ग्राम्स रेशियो का मीनिंग? तो ग्राम्स रेशियो एक रेशियो है जो एक डिस्ट्रिक्ट में और एक सेक्शन में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ और कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हुआ, ये दोनों का रेशियो है। यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये दोनों का रेशियो है ग्राम्स रेशियो। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम्स रेशियो? ग्राम्स रेशियो का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो बाय ऑब्जर्विंग ग्राम्स रेशियो फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट, कोई एक डिस्ट्रिक्ट एक सेक्शन का ग्राम्स रेशियो से आदमी को या किसी को पता चल जाता है उसका स्पॉन्टेनियस हीटिंग का स्टेटस के बारे में। अगर वहाँ का ग्राम्स रेशियो 1 से कम है, 0.5 to 1 है, तो उसका नॉर्मल सिचुएशन है। अगर ग्राम्स रेशियो 1 के ऊपर हो जाता है तो उसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इंडिकेट करता है। 2 या 3 अगर हो जाता है तो एडवांस स्टेज और एक्टिव फायर का इंडिकेशन देता है ये ग्राम्स रेशियो। तो ग्राम्स रेशियो से हम एक सेक्शन और एक डिस्ट्रिक्ट का स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर का स्टेटस का बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्हेन डायगोनल एंड स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड, डिपिलरिंग में जो डायगोनल एंड स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन और स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि डायगोनल एंड स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन किस किस केसेस में किस कंडीशंस में यूज किया जाएगा और यूज किया जाता है। तो डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन मेनली बोर्ड एंड पिलर का डिपिलरिंग जब किया जाता है उसमें केविंग ऑपरेशंस के लिए डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। और जहाँ पे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग का डिपिलरिंग कंडीशंस में डिपिलरिंग सेक्शन में स्टोइंग मेथड यूज किया जाता है, उस केसेस में स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है कि डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में आपका रूफ एक्सपोजर ज़्यादा होता है और केविंग में बहुत हेल्पफुल है, तो इसीलिए डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। लेकिन स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन का केसेस में जितना रूफ एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें एक नेचुरल बैरियर मिलता है जो स्टोइंग का जो वाटर है, स्टोइंग का पानी फेस तरफ आने में बाधा देता है, इसको प्रिवेंट करता है स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसीलिए स्टोइंग का केसेस में स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। वाई सैंड स्टोइंग मेथड इज अप्लाइड हैविंग हाई कॉस्ट पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्शंस? सैंड स्टोइंग मेथड जो किसी किसी माइंस में यूज़ किया जाता है, इसका बहुत कॉस्ट है, फिर भी क्यों यूज किया जाता है, किस कारण से सैंड स्टोइंग मेथड यूज किया जाता है? तो इसका बहुत सारे रीजन्स है। जैसा सरफेस, कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, रोडवेज को प्रोटेक्ट करना है, रेलवेज को प्रोटेक्ट करना है, तो उस केसेस में सैंड स्टोइंग किया जाता है। अगर सरफेस इकोलॉजी को आपको प्रिवेंट करना है, सरफेस सब्सिडेंस को अगर प्रिवेंट करना है, अगर कोई सरफेस वाटर एक्वीफायर है, सरफेस में वाटर एक्यूमुलेटेड है, उसको अंदर में नहीं जाने को है, तो उस केसेस में भी आपको सैंड स्टोइंग ऑपरेशंस करना है कि रूफ को केव होने में या वो रूफ को सब्सिडेंस होने में प्रिवेंट करने के लिए सैंड स्टोइंग का ज़रूरत है। किसी किसी केसेस में जैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग प्रिवेंट करना है, कोई सीम जहाँ पे वर्किंग चल रहा है उसका अपर सीम फायरी है या वाटर लॉक्ड है और कॉन्टिग्यूअस सीम को वर्किंग करना है, उस सब केसेस में भी लोअर सीम को सैंड स्टोइंग ऑपरेशन से ही आपको एक्सट्रैक्ट करना है। नहीं तो अपर सीम का अगर फायर, वाटर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाला सीम है तो वो केविंग के दौरान नीचे आ जाएगा और नीचे सीम का भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यही सब कारण से सैंड स्टोइंग ऑपरेशंस यूज किया जाता है डिफरेंट माइंस में। व्हाट डू यू मीन बाय थिक सीम इन इंडिया? इंडिया में थिक सीम माइनिंग का मीनिंग क्या है?
इन इंडिया थिक सिम माइनिंग अगर 4.8 मीटर थिक और उससे ज़्यादा होता है तो वो सब सिम को थिक सिम कहा जाता है। ये वेरी करता है अलग अलग देश के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए ये थिक सिम वेरी करता है। इसका स्टैंडर्ड जो है अलग अलग देश के लिए अलग अलग है। इंडियन कोल माइनिंग सिनेरियो में 4.8 मीटर से ज़्यादा कोई सिम को थिक सिम कहा जाता है। Which winding system is called friction winding? What is the factor of safety of winding rope? पहला क्वेश्चन है कि किस वाइंडिंग सिस्टम्स को फ्रिक्शन वाइंडिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर है कोपे वाइंडिंग सिस्टम्स को फ्रिक्शन वाइंडिंग कहा जाता है। इसका सेम नेम है। फ्रिक्शंस को यूज़ करके कोपे वाइंडिंग सिस्टम्स ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको फ्रिक्शनल वाइंडिंग और फ्रिक्शन वाइंडिंग कहा जाता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाइंडिंग रोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 10 इससे ज़्यादा होता है, नॉट लेस दैन 10 से कम नहीं, 10 या उससे ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वाइंडिंग रोप का केसेस में। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप? वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना होता है? द लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप इज़ 4.5 ईयर्स। कोई रोप का अगर लाइफ 4.5 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है तब वो रोप को नहीं यूज किया जाएगा। इस पीरियड अगर एक्सीड कर जाता है तो वो सब रोप को वाइंडिंग के केसेस के लिए नहीं यूज किया जाएगा। एट व्हाट इंटरवल रिकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस? रेगुलर बेसिस पे जो रिकैपिंग किया जाता है उसका इंटरवल कितना है? रिकैपिंग वाइंडिंग रोप डन एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स। हर एक 6 महीने का अंदर एटलीस्ट एक बार करना है। उससे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी केसेस के लिए, कोई स्पेशल केसेस के लिए तो कर सकता है, लेकिन मिनिमम 6 महीने के अंदर एक बार रिकैपिंग करना ही है। Why mine gas is called, which mine gas is called silent killer and why? माइन गैसेस में, माइन एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट गैसेस मिलता है तो उसमें से कौन गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड का हेमोग्लोबिन के साथ मिक्सर होने का या मिक्सअप होने का एफिनिटी ऑक्सीजन से 200 टाइम्स 200 गुण ज़्यादा है। इस कारण से ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों प्रेजेंट रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करता है, ऑक्सीजन को नहीं पहुंच देता है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्सअप हो जाता है तो पूरा शरीर में कार्बोमोनॉक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पूरा शरीर में बिछाया जाता है और ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है शरीर का डिफरेंट सेल्स में। तो अचानक ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन आदमी को मौत हो जाता है, आदमी डेथ कर जाता है। ये कोई एनवायरनमेंट में अगर आदमी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो उस एनवायरनमेंट में ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आदमी को अचानक डेथ हो जाता है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है। What do you mean by sting damp? What is the permissible limit of it? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S को स्टिंग डैम्प कहता है और इसका एक स्मेल है वो रोटेन गैस जो पचा एक जो है रोटेन एक जैसा इसको गंध आता है, स्मेल आता है। इसका परमिसिबल लिमिट है अंडरग्राउंड माइंस में 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियन इसका परमिसिबल लिमिट है अंडरग्राउंड माइंस में। Why flame safety lamp is still in use in spite of having modern instruments like multi-gas detector? अभी बहुत सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मल्टी-gas डिटेक्टर, CO डिटेक्टर्स और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गया है, फिर भी फ्लेम सेफ्टी लैम्प क्यों यूज़ किया जाता है? इसका कारण क्या है? ये बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कारण है कि मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो गैस मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गैस डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स को एक सर्टेन इंटरवल का अंदर इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का एक प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल का बेस्ड करके ये काम करता है। एक मैकेनिज़्म होता है इसका अंदर, तो इसका चांस है कि ये कैलिब्रेशन फेल कर सकता है या इसका जो अंदर मैकेनिज़्म या प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, ये कभी कभी फेल कर सकता है और रीडिंग गलत दे सकता है। इसका जो रीडिंग डिस्प्ले करता है ये कभी कभी गलत देता है। लेकिन फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, इसका वेरी सिंपल मैकेनिज़्म है। इसका कोई अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये जब गैस का हिसाब से ये इसका फ्लेम
घटता है या बढ़ता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिलायबल है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प ज़्यादा रिलायबल है। इसी कारण से फ्लेम सेफ्टी लैम्प अभी भी यूज किया जाता है, इसका एबोलिश नहीं किया गया है, यही रिलायबिलिटी और इसको विश्वसनीयता का कारण। वाई वायर गज इज यूज्ड इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प? वायर गज फ्लेम सेफ्टी लैम्प में क्यों यूज किया जाता है और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डबल वायर गजेस? दो वायर गज यूज करने का क्या कारण है? पहला कि वायर गज क्यों यूज किया जाता है, दूसरा पार्ट है कि डबल वायर गज क्यों यूज किया जाता है। तो वायर गज इसीलिए यूज किया जाता है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प जब जलता है तो उसका कारण अगर कोई स्पार्क प्रोड्यूस्ड होता है तो स्पार्क बाहर ना आए, बाहर आने से प्रिवेंट करता है, उसको बाधा देता है। इसीलिए वायर गज यूज किया जाता है। और डबल वायर गज यूज करने का कारण है कि बेटर प्रोटेक्शन। स्पार्क अगर एक वायर गज पार होकर दूसरा वायर गज में आता है तो वहाँ पे भी ये प्रिवेंट हो जाता है, ये बाधा देता है, तो वो बाहर और माइन एटमॉस्फेयर में आने का चांस बहुत कम होता है। दूसरा है कि डबल वायर गज यूज करने के कारण जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अंदर फ्लेम सेफ्टी लैम्प जलने के कारण अगर कोई हीट प्रोड्यूस होता है तो वो हीट डिसिपेट हो जाता है और धीरे धीरे मिट जाता है और बाहर हीट नहीं आ पाता है। तो यही सब कारण से डबल वायर गज यूज किया जाता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प में। व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ मीथेन इन अंडरग्राउंड माइन एटमॉस्फेयर? तो परमिसिबल लिमिट एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017, परमिसिबल लिमिट मीथेन गैस रिटर्न एयरवेज में है 0.75% एंड जनरल बॉडी ऑफ एयर में है 1.25%। इसका कारण क्या है? जनरल बॉडी में ज़्यादा है, रिटर्न एयर में कम है। क्यों है? क्योंकि रिटर्न एयरवे में जब गैस आ जाता है मीथेन तब ये वेरी डाइल्यूट हो जाता है और धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए ये जनरल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है लेकिन रिटर्न एयरवे में कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Please subscribe my channel for more such videos. Thank you.